एक तरफ एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है जो अपने प्लश ग्लास बोर्डरूम में बैठा है, और दूसरी तरफ एक 19 साल का टीनेजर है जो अपने फोन पर टेलीग्राम ग्रुप के जरिए दिलजीत दोसांझ और कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट टिकट्स ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। राइट। दो बिल्कुल अलग दुनिया। बिल्कुल। एक आम नजर से देखें तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट फिगर है और दूसरा सड़क पर छोटा मोटा मुनाफा कमाने वाला एक आम अपॉर्चुनिस्ट। हाँ, मतलब जमीन आसमान का फर्क लगता है दिखने में। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर देश का नया क्रिमिनल लॉ इन दोनों को एक ही अम्ब्रेला के नीचे खड़ा कर दे, और वो अम्ब्रेला कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध का हो। सुनने में तो ये किसी डिस्टोपियन मूवी का प्लॉट लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन इंडिया के नए क्रिमिनल कोड भारतीय न्याय संहिता या BNS 2023 के आने के बाद ये एक लीगल रियलिटी बन चुका है। इस डीप डाइव में स्वागत है, जहां आज हमारा मिशन है BNS 2023 के इस नए और बेहद कॉम्प्लेक्स ढांचे को समझना, खासकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर। और सुनने वालों को बता दें कि इस विश्लेषण के लिए हमने काफी सॉलिड मटेरियल्स रेफर किए हैं, जैसे ड्राफ्ट बिल्स, डिटेल लीगल रिसर्च पेपर्स और SD पार्टनर्स जैसे टॉप टियर लीगल एक्सपर्ट्स के इन डेप्थ आर्टिकल्स। हाँ, और इस डीप डाइव का मकसद इस बात की तह तक जाना है कि आखिर एक कानून जो जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने का वादा करता है, वो अचानक से इतना स्वीपिंग और टू बी ऑनेस्ट खतरनाक कैसे हो गया। तो चलिए इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, IPC के टाइम पर। राइट। तो 1860 का इंडियन पीनल कोड यानी IPC वो पूरी तरह से एक कॉलोनियल एरा का कानून था। उस दौर में अपराध का मतलब क्या होता था? फिजिकल, चोरी, डकैती या मर्डर। फिजिकल क्राइम्स, हाँ बिल्कुल। लेकिन 1990s में जब इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, तो सिर्फ हमारी इकोनॉमी ग्लोबली कनेक्ट नहीं हुई, बल्कि क्राइम का भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन हो गया। पुराने IPC में ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करने के लिए मतलब कोई एक स्पेसिफिक नेशनल लेवल कानून था ही नहीं। तो फिर उस टाइम पुलिस और एजेंसीज काम कैसे करती थी? उन्हें मजबूरन अलग अलग सेक्शंस को जोड़ तोड़कर एक केस बनाना पड़ता था। जैसे सेक्शन 120B ले लिया, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। नेशनल सिंडिकेट से लड़ने के लिए काफी नहीं था। हमारे सोर्सेज में इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल दिया गया है, डी कंपनी का। ओह, डी कंपनी, इनका एवोल्यूशन तो काफी ड्रामेटिक रहा है। बहुत ज्यादा। अगर हम मुंबई अंडरवर्ल्ड के एवोल्यूशन को देखें तो 8वें दशक में यानी 1980s में उनका काम सड़कों पर हफ्ता वसूली, गोल्ड स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन तक सीमित था। राइट, स्ट्रीट लेवल गैंग्स। हाँ, लेकिन 90s और 2000s आते आते उन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम्स की तरफ पिवट कर लिया। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, बॉलीवुड फिल्म फाइनेंसिंग, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और नार्को टेररिज्म। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही अपग्रेड कर लिया। बिल्कुल। उनका नेटवर्क इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया था कि वो देश के बाहर बैठकर बिना एक गोली चलाए हजारों करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड और टेरर फंडिंग कंट्रोल कर रहे थे। अब इसको काउंटर करने के लिए महाराष्ट्र ने MCO का बनाया, यूपी ने गैंगस्टर्स एक्ट बनाया। लेकिन ये तो स्टेट लॉज हुए ना। यही तो पॉइंट है। नेशनल लेवल पर एक सेंट्रल लॉ का बहुत बड़ा लीगल वैक्यूम था। क्रिमिनल्स आसानी से बॉर्डर्स क्रॉस करते थे और स्टेट्स के बीच जुरिस्डिक्शनल गैप्स का फायदा उठाते थे। BNS 2023 का सेक्शन 111 बेसिकली इसीलिए लाया गया ताकि इस नेशनल वैक्यूम को भरा जा सके। ओके, तो यहाँ तक तो इंटेंट काफी समझ आता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। BNS जब ड्राफ्ट किया गया तो इसकी पूरी ब्रांडिंग एक रिफॉर्मेटिव कानून के तौर पर की गई थी। हाँ, काफी प्रमोट किया गया था इसको ऐसे। राइट। ये क्लेम किया गया कि ये IPC जैसा सिर्फ सजा देने वाला कानून नहीं है, बल्कि सच में जस्टिस देने वाला कानून है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं कम्युनिटी सर्विस के इंट्रोडक्शन में। पहली बार आम साइकिल चुराने वाले को सीधे जेल भेजने के बजाय समाज की सेवा करने को कहा जाएगा। ये काफी प्रोग्रेसिव सोच लगती है। नो डाउट ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, और यही मेरा मेन सवाल भी है, जब बात सेक्शन 111 की आती है तो ऐसा लगता है स्टेट ने एक बेहद भारी और खतरनाक हथौड़ा उठा लिया है। एक ही कानून एक तरफ दया दिखा रहा है और दूसरी तरफ सस्पेक्ट्स को बिना पुख्ता एविडेंस के नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में लॉक करने का पावर दे रहा है।
तो आखिर ये सेक्शन 111 काम कैसे करता है? इसे डीपली डिकोड करने की जरूरत है। देखिए, सेक्शन 111 पहली बार नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ऑफिशियली डिफाइन करता है, और इस डेफिनेशन का दायरा बहुत ही लंबा और चौड़ा है। इसमें अब सिर्फ किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ही शामिल नहीं है। तो और क्या ऐड किया है इसमें? इसने अपने दायरे में इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम्स, लैंड ग्रैबिंग और यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी ले लिया है। और इस लॉ को ट्रिगर करने के लिए प्रोसिक्यूशन को 3 मेन पिलर्स एस्टैब्लिश करने होते हैं, जिसे कानून की भाषा में कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कहा गया है। ओके, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, ये 3 पिलर्स क्या हैं? पहला पिलर ये है कि अपराध ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रोविजन हो। ठीक है, 3 साल की सजा। और दूसरा और सबसे कंट्रोवर्शियल पिलर ये है कि पिछले 10 सालों में उस गैंग या सिंडिकेट के खिलाफ कम से कम 2 चार्जशीट्स फाइल हो चुकी हों और कोर्ट ने उन पर कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लिया हो। वेट, 10 साल में 2 चार्जशीट्स? हाँ। और तीसरा पिलर है मोटिव। इस पूरी एक्टिविटी का मोटिव मटेरियल या फाइनेंशियल बेनिफिट यानी आर्थिक लाभ हासिल करना होना चाहिए। समझ गई। इस स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक तो पनिशमेंट्स में साफ दिखता है। जैसे अगर किसी सिंडिकेट की एक्टिविटी में किसी की जान जाती है तो सजा मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है ही, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि मिनिमम फाइन 10 लाख रुपए रखा गया है। बिल्कुल, और अगर जान नहीं भी जाती तब भी मिनिमम 5 लाख का फाइन और 5 साल की जेल है। यानी स्टेट ने ये फाइनली रियलाइज कर लिया है कि एक माफिया बॉस को सिर्फ जेल में डालने से क्राइम नहीं रुकता, जब तक उसके स्विस बैंक अकाउंट्स और बेनामी प्रॉपर्टीज एक्टिव हैं, वो जेल से ही अपना एम्पायर चला सकता है। क्राइम को रोकने का बस एक ही तरीका है, उसकी फाइनेंशियल ऑक्सीजन लाइन को पूरी तरह काट देना। इसीलिए शायद फाइन्स को इतना अग्रेसिवली हाई रखा गया है। सही पकड़ा, क्रिमिनल्स के फाइनेंशियल स्पाइन को तोड़ना ही मेन गोल है यहाँ। इसे सुनने वालों के लिए एक एनालॉजी से समझाती हूँ। ऐसा मान लीजिए कि जस्टिस सिस्टम ने आखिरकार अपना हंटिंग गियर अपग्रेड कर लिया है। अब तक वो पुराने छोटे जाल लेकर समंदर में थे, जो सिर्फ सामने दिखने वाली खून खराबा करने वाली शार्क्स को पकड़ते थे। लेकिन सेक्शन 111 एक ऐसा एडवांस सोनार नेट है जो उन डिजिटल और फाइनेंशियल समंदर के डेप्थ्स में छिपे इनविजिबल प्रेडेटर्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत सही एनालॉजी है। वो प्रेडेटर्स जो सड़क पर किसी को फिजिकली चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि एक लैपटॉप और कुछ फेक शेल कंपनीज के जरिए देश की इकोनॉमी में सुराग कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है। जब भी लॉ एनफोर्समेंट एक बड़ा अग्रेसिव जाल फेंकती है तो सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि उसमें वो मछलियां भी फंसने लगती हैं जिन्हें टारगेट ही नहीं किया गया था। और यहीं से शुरू होता है इस डीप डाइव का सबसे अलार्मिंग हिस्सा। आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश और बोर्डरूम पैनिक। एसडी पार्टनर्स का एग्जॉस्टिव लीगल एनालिसिस एक ऐसे डायलेमा की तरफ पॉइंट करता है जिसे नजरअंदाज करना इम्पॉसिबल है। ये डायलेमा जुड़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से, जिसे हम आम भाषा में डबल जेओपर्डी कहते हैं। राइट। कानूनी मैग्जिम्स में इसका एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है, नेमो डेबिट बिस वेक्सारी, जिसका सिंपल मतलब है कि एक ही इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार परेशान या सजा नहीं दी जा सकती। ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। पर सेक्शन 111 तो रेट्रोस्पेक्टिव लगता है ना? एग्जैक्टली। इसका नेचर इनहेरेंटली बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों की चार्जशीट्स को काउंट करता है। अब इस मैकेनिज्म को एक कोर्टरूम सिनेरियो के थ्रू विजुलाइज करते हैं। सुनने वाले इसे ध्यान से सुने। हाँ, आइए समझते हैं। मान लीजिए एक रियल एस्टेट डेवलपर या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव पर 6 साल पहले सेबी एक्ट या कंपनीज एक्ट के तहत सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO ने केस चलाया था। उस एग्जीक्यूटिव ने एक लंबा लीगल बैटल लड़ा, पेनल्टी पे की और शायद एक छोटी सजा भी काटी। ठीक है, मैटर क्लोज हो गया। हाँ, मैटर टेक्निकली क्लोज। फिर 3 साल पहले उस पर एक और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का केस बना। अब BNS 2023 लागू होने के बाद एक एग्रेसिव इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोर्ट में खड़ी होकर कह सकती है कि योर ऑनर, इनके पिछले 10 सालों में 2 चार्जशीट्स हैं और इनका मोटिव फाइनेंशियल लाभ था। ओह वाओ! तो एजेंसीज बोलेंगी कि अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है। बिल्कुल, वो कहेंगे कि इन पर सेक्शन 111 लगना चाहिए। अब इस सिचुएशन में डिफेंस लॉयर पूरी ताकत से आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का हवाला देगा कि मेरे क्लाइंट को पुराने क्राइम्स के लिए दोबारा सजा क्यों दी जा रही है। डबल जेपर्डी, राइट?
लेकिन प्रोसिक्यूशन आर्ग्यू करेगा कि सेक्शन 111 एक नया स्टैंड अलोन क्राइम है, वही कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। इस ग्रे एरिया की वजह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत जेन्युइन पैनिक फैल गया है। मल्टीपल लॉज जैसे पीएमएलए, सेबी एक्ट और स्टेट लेवल मुको का आपस में बुरी तरह ओवरलैप कर रहे हैं। और इस ओवररीच का सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज हो सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। किसी भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल बड़ा स्पेसिफिक होता है। वो कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट नहीं चलाते। हाँ, उनका काम तो बस ओवरसाइट का होता है। वही ना, वो साल में कुछ बार बोर्ड मीटिंग्स में आते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करते हैं, अकाउंट्स रिव्यू करते हैं और चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स केस में एक बहुत ही क्लियर लाइन ड्रॉ की थी कि क्रिमिनल लायबिलिटी सिर्फ उन डायरेक्टर्स पर आएगी जो बिजनेस के इंचार्ज हैं और रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन सेक्शन 111 की भाषा इतनी ब्रॉड और वेग है कि ये उस प्रोटेक्टिव लाइन को कंप्लीटली ब्लर कर देती है। अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किसी कॉर्पोरेट फ्रॉड को सिंडिकेट एक्टिविटी घोषित कर दें तो उस गैंग का हिस्सा मानकर उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी लपेटे में लिया जा सकता है। ये तो एक तरह से कानून का अब्यूज हो सकता है। यही मेरा सवाल है, क्या ये गवर्नमेंट का ओवररीच नहीं है जब हमारे पास ऑलरेडी ईडी, एसएफआईओ और सेबी जैसी हेविली आर्म्ड एजेंसीज हैं फाइनेंशियल क्राइम से निपटने के लिए? तो सेक्शन 111 को कॉर्पोरेट्स पर लागू करके हम लीगल सिस्टम में एंडलेस लिटिगेशंस की बाढ़ नहीं ला रहे। डर तो यही है, एक ऐसा माहौल बनने का खतरा है जहां एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स कॉर्पोरेट बोर्ड्स ज्वाइन करने से ही डरने लगेंगे, इस खौफ से कि किसी दिन बिना उनकी नॉलेज के हुए किसी फ्रॉड में उन्हें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का टैग देकर जेल में न डाल दिया जाए। लेकिन अगर सेक्शन 111 एयर कंडीशनड बोर्डरूम्स में पैनिक क्रिएट कर रहा है तो असली केओस सड़कों पर शुरू होने वाला है, क्योंकि ये नया कानून सिर्फ बिलियनियर्स और माफिया बॉसेस पर आकर नहीं रुकता, ये सीधे लोकल गलियों के पिक पॉकेट्स और हॉकर्स तक पहुंचता है। अब हम सेक्शन 112 पर आ गए हैं। हाँ, इस शिफ्टिंग पॉइंट पर हमारा सामना होता है सेक्शन 112 से। ये कानून एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी छोटे संगठित अपराध। ग्लोबली अगर देखें तो ये आइडिया अपने आप में बहुत नॉवेल और थोड़ा बिजार है। बिजार तो है। वेस्टर्न ज्यूरिस्डिक्शंस में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सुनते ही दिमाग में इटालियन माफिया, ड्रग कार्टेल्स या यकूजा का ख्याल आता है। कोई भी देश रोजमर्रा के स्ट्रीट क्राइम्स को सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइज डिक्लेयर नहीं करता क्योंकि वो 2-3 लोगों ने मिलकर किए हैं। लेकिन बीएनएस का सेक्शन 112 ठीक यही करता है। तो इस सेक्शन के अंडर आखिर आता क्या-क्या है? इसमें काफी कुछ है, जैसे मोबाइल स्नैचिंग, ट्रिक थेफ्ट यानी ठगी, इलीगल बेटिंग, एग्जामिनेशन पेपर्स लीक करना और सबसे अनएक्सपेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अनधिकृत तरीके से टिकट्स बेचना, टिकट ब्लैक करना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हाँ, ये सेक्शन एसेंशियली उन मोबाइल क्रिमिनल ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए लाया गया था जो एक शहर में मेलों या क्राउडेड एरियाज में आते हैं, चोरी करते हैं और फौरन दूसरे शहर निकल जाते हैं। लेकिन इस ब्रॉड नेट का नतीजा क्या होता है, इसका एक बड़ा ही स्ट्राइकिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में देखने को मिला। आप रोहन गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की बात कर रही हैं? बिल्कुल। देश भर में कोल्डप्ले, दिलजीत दोसांझ और करण औजला के कॉन्सर्ट्स की अनाउंसमेंट हुई। जैसे ही ऑफिशियल टिकट्स लाइव हुए, वो सेकंड्स में सोल्ड आउट हो गए और अगले ही घंटे वही टिकट्स वियागोगो और टेलीग्राम चैनल्स पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में ब्लैक मार्केटिंग होने लगे। हाँ, ये तो न्यूज़ में काफी कवर हुआ था, हर जगह यही चल रहा था। आमतौर पर टिकट ब्लैक मार्केटिंग एक न्यूसेंस है, एक छोटा ऑफेंस है जिसे माइनर फाइन्स के साथ टैकल किया जाता था। लेकिन यहाँ स्टोरी में एक मैसिव ट्विस्ट आया। दिल्ली गवर्नमेंट ने कोर्ट में ऑफिशियली आर्ग्यू किया कि ये ब्लैक मार्केटिंग अब कोई आम छोटा क्राइम नहीं रहा। ओह, उन्होंने बीएनएस इन्वोक कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि बीएनएस लागू होने के बाद ये सेक्शन 112 के तहत पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन में टोटली फिट बैठता है। जरा इस इम्प्लीकेशन को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट या लोकल टाउट टेलीग्राम पर फेक आईडी बनाकर कॉन्सर्ट का टिकट प्रीमियम पर बेच रहा है, स्टेट उसको ऑफिशियली एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के लेवल पर ट्रीट कर रहा है। वेट, मतलब कानूनी तौर पर उन्हें हार्डकोर क्रिमिनल्स जैसा देखा जा रहा है? एग्जैक्टली। और इसका लीगल आउटकम डेविस्टेटिंग है। सेक्शन 112 के तहत 1 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। और सुनिए,
ये एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल यानी पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर ऑटोमेटिक बेल का कोई राइट नहीं है, सीधे कस्टडी। ये तो बहुत एक्सट्रीम है। यहाँ पर एक बेहद क्रिटिकल सवाल उठता है और वो है सेफगार्ड्स यानी कानूनी फिल्टर्स का। सेक्शन 111 में जब हमने बात की थी तो देखा था कि वहाँ कम से कम एक फिल्टर था कि पिछले 10 सालों में 2 चार्जशीट्स होनी चाहिए। वो एक मैथमेटिकल थ्रेशोल्ड था जिसे क्रॉस करना जरूरी था। सही बात है। लेकिन सेक्शन 112 में ऐसा कोई हिस्टोरिकल चार्जशीट फिल्टर है ही नहीं। इसकी वर्डिंग में सिंगली और जॉइंटली मतलब अकेले या एक साथ काम करने का जिक्र हुआ है। तो अब सवाल यह है कि एक पुलिस कांस्टेबल कैसे तय करेगा कि जो मोबाइल स्नैचर पकड़ा गया है वो एक डेस्परेट अकेले काम करने वाला आम चोर है या किसी हाईली स्ट्रक्चर्ड पेटी सिंडिकेट का मेंबर है। क्योंकि सेक्शन 112 में ग्रुप या गैंग की कोई क्लियर लीगल डेफिनेशन दी ही नहीं गई है। बिल्कुल नहीं दी गई। ये डायरेक्टली स्टेटस प्लस कंडक्ट डेंजर को जन्म देता है। स्टेटस प्लस कंडक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन होती है जहां किसी इंसान को सिर्फ उसके किए गए एक्शंस यानी कंडक्ट के लिए पनिश नहीं किया जाता, बल्कि इस बात के लिए भी पनिश किया जाता है कि पुलिस की नज़रों में उसकी औकात या पहचान, उसका स्टेटस क्या है। इसे एक एग्जाम्पल से समझाइए। श्योर। अगर 3 दोस्त किसी लोकल मेला में जाते हैं और उनमें से एक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो वेग डेफिनेशन होने के कारण पुलिस चाहे तो तीनों को एक गैंग डिक्लेयर कर सकती है। और बीएनएस का वो रिफॉर्मेटिव वादा जहां कम्युनिटी सर्विस मिलनी थी वो तो हवा में इवेपोरेट हो जाता है। एक तरफ सिस्टम साइकिल चोर को समाज सेवा के जरिए सुधारना चाहता है, लेकिन जैसे ही फाइल पर पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की मोहर लगती है, कम्युनिटी सर्विस का ऑप्शन खत्म और 1 साल की गारंटीड जेल शुरू। ये पूरा मैकेनिज्म प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की कमी की वजह से सच में डराता है। जब MCOK या यूपी गैंगस्टर्स एक्ट बनाए गए थे तो सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट ने उन्हें ड्रैकोनियन बताकर उनकी कड़ी आलोचना की थी। हाँ, और लेजिटिमेट कंसर्न्स थे वो। लेकिन उन ड्रैकोनियन लॉज में भी चेक्स एंड बैलेंसेस थे। जैसे MCOK में एक रैंक गेटेड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होती है। कोई ऑर्डिनरी इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से MCOK ट्रिगर नहीं कर सकता। उसके लिए इंस्पेक्टर जनरल या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल के सीनियर ऑफिसर से प्रायर रिटन अप्रूवल लेना जरूरी होता है। पर सेक्शन 112 में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ ऐसा कोई प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं है, कोई स्पेशल कोर्ट नहीं, कोई सीनियर अप्रूवल नहीं। एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इसे सुनेगा और एक लोकल स्टेशन हाउस ऑफिसर इस धारा को किसी भी छोटे केस में जोड़ सकता है। और इस ओवर पुलिसिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी के उस तबके पे पड़ता है जो हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहा है। CPA प्रोजेक्ट यानी क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट, उनकी एक डिटेल्ड रिसर्च स्टडी आई थी जो इस वल्नरेबिलिटी को काफ़ी एक्सप्लिसिटली हाईलाइट करती है। राइट, कोविड के टाइम का डेटा था वो। हाँ, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन्स लगे हुए थे, मध्य प्रदेश में एक्साइज एक्ट के तहत हजारों अरेस्ट्स हुए। स्टडी ने शो किया कि इन अरेस्ट्स में से ऑलमोस्ट 80% अरेस्ट्स बिल्कुल पेटी क्राइम्स के लिए थीं, जैसे महुआ की शराब बनाना या छोटा मोटा सट्टा खेलना। 80%, दैट्स मैसिव। और सबसे डिस्टर्बिंग डेटा पॉइंट ये था कि इन अरेस्ट्स का डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन आदिवासी और विमुक्ता कम्युनिटीज पर पड़ा। डिनोटिफाइड ट्राइब्स वो हैं जिन्हें कॉलोनियल एरा में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर जन्म से ही अपराधी मान लिया जाता था। हालांकि आज़ादी के बाद इस टैग को हटा दिया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पुलिसिंग की साइकोलॉजी आज भी उन्हें सस्पिशन की नज़र से देखती है। जब लॉ एनफोर्समेंट को एक ऐसा सेक्शन मिल जाता है जिसमें गैंग की डेफिनेशन वेग हो और बेल मिलना मुश्किल हो, तो वो सीधे तौर पर ब्रोकन विंडोज पुलिसिंग का रूप ले लेता है। ब्रोकन विंडोज थ्योरी कहती है कि छोटे मोटे पब्लिक डिसऑर्डर को सख्ती से क्रश करो ताकि बड़े क्राइम्स ना हो। लेकिन इंडिया के सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप में इसका सीधा मतलब होता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की सिस्टमैटिक प्रोफाइलिंग। अगर किसी आदिवासी गांव के 2 लोग बिना लाइसेंस शराब बनाते पकड़े गए तो पुलिस के लिए उन्हें सेक्शन 112 में ऑर्गेनाइज्ड गैंग डिक्लेयर करना बेहद आसान होगा। अर्लियर जब हमने सेक्शन 111 को एक एडवांस शार्कनेट कहा था तो उसका लॉजिक समझ आता था, लेकिन सेक्शन 112 ठीक उसके उलट है। ये एक मैसिव भारी भरकम ड्रैगनेट है जिसे समुंदर के फर्श पर बेदर्दी से घसीटा जा रहा है।
इस प्रोसेस में शायद कुछ डेंजरस प्रेडेटर्स फंस जाएं, लेकिन इसके साथ साथ वो सारी निर्दोष और हार्मलेस छोटी मछलियां भी इस जाल में फंसकर तबाह हो जाएंगी जो बस आसपास तैर रही थीं। ये ड्रैगनेट एनालॉजी बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है यहाँ। तो इस डीप डाइव के सारे कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रैंड्स को एक साथ जोड़कर क्या तस्वीर बनती है? बीएनएस 2023 के सेक्शंस 111 और 112 क्लियर इंटेंट दिखाते हैं। देश का लीगल आर्किटेक्चर 19वीं सदी की माइंड स्पेस से निकलकर अब 21वीं सदी के मॉडर्न क्राइम से लड़ने के लिए इवॉल्व हो रहा है। होना काफी हद तक जरूरी था। फाइनेंशियल ऑक्सीजन को कट ऑफ किए बिना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं टूटता। सही कहा। उसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ठगी करने वाले मोबाइल गैंग्स पर लगाम कसने की भी आवश्यकता थी। स्टेट के पास स्ट्रॉन्ग प्यूनिटिव टूल्स होने चाहिए, लेकिन एक रोबस्ट क्रिमिनल लॉ सिस्टम सिर्फ ताकतवर कानून बनाने से सक्सेसफुल नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उस ताकत का इस्तेमाल कितनी अकाउंटेबिलिटी के साथ किया जा रहा है। यही मेन मुद्दा है। बिना प्रायर अप्रूवल, बिना क्लियर डेफिनेशन और बिना मेंजरिया यानी स्पेसिफिक आपराधिक इरादे के एस्टैब्लिश किए जब लॉज एनफोर्स होते हैं तो जस्टिस का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। ये एक बहुत ही गहरा सोचने वाला विषय है। जब हमारा सिस्टम लीगल ओवररीच का शिकार हो जाता है, जहां बोर्ड रूम्स के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और सड़क पर कॉन्सर्ट टिकट्स बेचने वाले टीनेजर्स को एक ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के लेंस से देखा जाने लगता है, तो क्या लॉ अपने ओरिजिनल मैंडेट को फेल नहीं कर रहा? एक वैलिड सवाल है। सुनने वालों के लिए आज का फाइनल सवाल, और ये सोचने वाली बात है, क्या बिना आयरन क्लैड सेफगार्ड्स के आम नागरिकों को नॉन बेलेबल धाराओं में धकेलना सच में माफियाज को डिस्ट्रॉय कर रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने के जोश में अनजाने में अपने ही सिटीजन्स के क्रिमिनलाइजेशन को डीपली ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं? ये ऐसी बहस है जो अब पार्लियामेंट के हॉल से निकलकर सीधे कोर्ट रूम्स और आम नागरिक की जिंदगी में एंटर कर चुकी है। आने वाले वक्त में कोर्ट्स इन सेक्शंस की भाषा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, यही तय करेगा कि बीएनएस 2023 इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है या एक लीगल नाइटमेयर। इस गहरे विश्लेषण को सुनने के लिए शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर रोशनी डालते रहेंगे। कीप डाइविंग डीप।